सिया बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी। नल खुला था, मगर पानी के साथ साथ उसकी आंखों से भी आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, मगर आंखों में बुझी हुई रोशनी। उसके कानों में अभी भी ड्राइवर की बातें गूंज रही थी। भाभी जी का भी यही ख्याल होगा शायद। वो हर लफ्ज जैसे उसके दिल में चुभ गया था। क्या मैं भी वही हूँ जो बस किसी की हमदर्दी की हकदार है? उसने खुद से पूछा। आईने में नजर डालते हुए उसने फुसफुसाया, क्या एकांश का प्यार सच्चा है, या वो भी मुझ पर तरस खा रहा है? उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गई। कुछ देर तक बस वहीं बैठी रही, चुपचाप। उधर कमरे में एकांश बेचैनी से टहल रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, मगर वक्त जैसे थमसा गया था। इतनी खामोश क्यों हो गई है सिया? उसने खुद से कहा, और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। धीरे से दरवाजा खटखटाया। सिया, दरवाजा खोलो प्लीज। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद उसने फिर से कहा, देखो, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझ पर चिल्ला लो, पर यूं खामोश मत रहो। तुम्हारी चुप्पी मुझे डरा रही है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सिया की आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थका हुआ। एकांश ने उसकी हालत देखकर गहरी सांस ली और धीरे से अपने पास खींच लिया। क्या हुआ, बताओ ना, क्यों रो रही हो? सिया ने खुद को उसके सीने से अलग किया। कुछ नहीं, बस यूं ही। सिया, तुम झूठ बोल रही हो, एकांश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे बताओ, क्या तकलीफ है? मैं तुम्हारे अंदर झांक सकता हूँ, कुछ छुपा नहीं सकती तुम मुझसे। सिया ने होंठ भींच लिए, फिर कांपती आवाज में बोली, एकांश, कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हो, मेरी हर बात समझते हो, और मैं बस दर्द और अतीत का अंधेरा हूँ। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। ड्राइवर की बात सुनी थी ना तुमने? उसकी बातों से मुझे लगा कि तुम मुझ पर तरस खा रहे हो। शायद वो सही कह रहा था। तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर दया आती है। एकांश ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर उसके गालों को अपने हाथों में थाम लिया। सिया, तुमसे तरस खाऊं ये लफ्ज दोबारा मत कहना। मैं तुम्हारे दर्द से प्यार करता हूँ, तुम्हारे जख्मों से, तुम्हारी हंसी से, तुम्हारे डर से, सब कुछ से। मैं वो पागल हूँ जिसे तुम्हारे टूटे टुकड़ों में भी खूबसूरती दिखती है। वह रुककर बोला, अगर तरस होता तो मैं दूर चला गया होता, पास नहीं आता। मैं तुम्हें अपने हर दिन, हर सांस में शामिल करना चाहता हूँ। तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं है। सिया की आंखों में फिर नमी तैर गई। पर एकांश, अगर कल तुम्हें मेरे अतीत की कोई और सच्चाई पता चले, अगर मैं उतनी अच्छी नहीं निकली जितना तुम सोचते हो, तो? एकांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। बस, अब और नहीं। जो था वो अतीत था, जो है वो हम हैं। और मैं अब तुम्हारे बीते कल से नहीं, तुम्हारे आने वाले कल से प्यार करता हूँ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बादल से आती हल्की हवा ने पर्दों को हिलाया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसकी आत्मा में शांति उतर रही हो। एकांश ने उसके माथे पर हल्का चुंबन दिया और धीरे से बोला, चलो अब कुछ खा लो, दिन भर से कुछ नहीं खाया तुमने। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो दोनों साथ में बाहर आए। रात गहराने लगी थी। खिड़की से शहर की लाइटें झिलमिला रही थी। एकांश ने टेबल पर खाना लगाया। देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट पास्ता बनाया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने प्लेट में थोड़ा सा लिया, मगर निगलना मुश्किल लग रहा था। एकांश ने उसकी हथेली पर हाथ रखते हुए कहा, मुझसे वादा करो सिया, अब कभी किसी और के कहे शब्दों को खुद से बड़ा मत बनने देना। तुम जैसी हो, परफेक्ट हो। वह कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, और अगर कल मैं तुम्हारे भरोसे पर खरी ना उतरी तो मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीत लूंगा। एकांश ने कहा, क्योंकि हारने का हक मुझे नहीं है जब बात तुम्हारी हो। वो मुस्कुरा पड़ी, हल्के से, मगर पहली बार सच्चे दिल से। कमरे का माहौल जैसे बदल गया था। कुछ देर बाद जब दोनों बालकनी में बैठे तो एकांश ने उसका हाथ थामा और बोला, तुम्हें पता है सिया, जब तुम रोती हो ना, तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरे अंदर से कुछ तोड़ रहा हो। तुम हंसती हो, बस यही मेरी जीत है। सिया ने उसकी हथेली को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और कहा, अगर मेरा दर्द तुम्हें तोड़ता है तो तुम्हारा प्यार मुझे जोड़ता है। वह मुस्कुराया, एक गहरी सुकून भरी मुस्कान के साथ। नीचे सड़क पर ऑटो वाला फिर से गुजरा। उसने ऊपर देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर इस बार एकांश ने खिड़की का पर्दा गिरा दिया।
अब वक्त था सिया को उसकी खामोशियों से बाहर लाने का। सिया बेड के दूसरे साइड सो गई। उसके सोने से पहले ही उसका मेडिसिन उसे दे दिया और एक बार फिर उसके जख्मों की ड्रेसिंग कर दी। कुछ घंटे बाद वह गहरी नींद में चली गई। एकांश ने चेक किया। जब पता चला कि वह अभी नहीं जागने वाली है तो वह धीरे से बिस्तर से उठा, रूम से बाहर निकला और बाहर से रूम लॉक करके उस ऑटो वाले को याद किया। ऑटो वाले के आते ही उसके साथ वह एक पुरानी बिल्डिंग के पास गया। ऑटो से उतरने से पहले उसने ड्राइवर से कहा, दोस्त, आज से जब भी मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगा तुम यही मेरा इंतज़ार करना और ध्यान रहे तुम मेरे साथ इस जगह पर आते हो, यह बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा घबराया। लेकिन साहब, आप यहाँ करने क्या जा रहे हैं? कहीं मैं फंसने वाला तो नहीं? एकांश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार तुम अपनी पत्नी के सपनों के लिए इतनी रात को दौड़ रहे हो और मैं अपनी पत्नी के दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इतनी रात को जाग रहा हूँ। कोई है जिसकी गंदी नज़र मेरी पत्नी पर है और मुझे उसे सबक सिखाना है, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? उसके सवाल पर ड्राइवर ने कहा, नहीं साहब, अपनी पत्नी की रक्षा करना हर पति का धर्म है। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं यहीं खड़ा हूँ, आप जाइए। मैं किसी के आगे मुंह नहीं खोलूंगा, अपनी पत्नी को भी नहीं बताऊंगा। एकांश ने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे दोस्त की जरूरत थी मुझे। फिर वह बिल्डिंग के अंदर चला गया, जहां अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ उसके कदमों की आहट गूंज रही थी और उसकी आहट को सुनकर दो लोगों की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उनकी मौत उनके नजदीक आ रही हो। एकांश कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसने दरवाजा बंद किया और उसे भीतर से लॉक कर दिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, कमरे में पसरे अंधेरे ने उसका स्वागत किया। उसने स्विच ऑन किया, एक बल्ब जल उठा। हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरे के कोने में नमन पड़ा था, जख्मी, लूहान, बेजान सा। उसकी सांसें चल रही थीं, मगर इतनी कमजोर कि वह अपनी जगह से एक इंच भी हिल नहीं पा रहा था। दूसरे कोने में स्वीटी एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर की झलक थी। वह एकांश को देखकर कांप उठी। नमन की हालत देखकर वह घबरा गई और छटपटाने लगी, जैसे मदद की गुहार लगा रही हो। पर एकांश ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह नमन के करीब पहुंचा। घुटनों के बल बैठकर उसने उसके पॉकेट से दो पैकेट निकाले। एक में नमक का पाउडर और दूसरे में लाल मिर्ची थी। ये देखकर नमन और स्वीटी दोनों की सांसें थम सी गईं। एकांश ने पीछे के पॉकेट से कुछ और चीजें निकाली और फर्श पर रख दी। नमन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह ऑपरेशन के टूल्स थे, सीजर, कटर और बारीक ब्लेड। इस वक्त एकांश की आंखों में सिर्फ नफरत और शैतानियत थी। वह अब वह इंसान नहीं था जो सिया के सामने कोमल और दयालु दिखता था। उसने रुमाल निकाला और नमन के मुंह पर कसकर बांध दिया, इतना कसकर कि उसकी सांसें अटक गईं। फिर रस्सी उठाकर उसके हाथ पांव बांध दिए ताकि वह हिल भी न सके। जब उसने सीजर अपने हाथ में उठाया, स्वीटी फिर से छटपटाने लगी। एकांश ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा। वह एकदम चुप हो गई। फिर एकांश ने नमन के जख्मों की ओर देखा और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, क्यों, मजा आ रहा है ना? याद है इसी तरह तुमने मेरी सिया को तकलीफ दी थी? क्या कभी सोचा था कि उसके हर आंसू का हिसाब एक दिन तुम्हें देना पड़ेगा? नमन की आंखों में डर था। एकांश की आवाज और भी गहरी होती गई। मैंने उसकी डायरी पढ़ी है नमन, हर शब्द, हर दर्द। आज उसका बदला तुम दोगे। तुम उसकी हर सिसकी का जवाब अपनी चीख से दोगे। अगर मैं तुम्हें उतना दर्द नहीं दूं तो मैं सिया का पति कहलाने के लायक नहीं। उसकी आंखों में आग थी। स्वीटी के रेंगटे खड़े हो गए। कुछ पल बाद नमन दर्द से करा उठा और एकांश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्यों, बहुत दर्द हो रहा है ना? यही तो वह दर्द है जो मेरी सिया ने महसूस किया है। फिर उसने नमक और मिर्ची का पैकेट उठाया और धीमे स्वर में बोला, अब शुरू होती है असली सजा। स्वीटी ने आंखें बंद कर ली। कमरा कुछ देर तक सिर्फ कराहों और घुटी हुई आवाजों से भर गया। कुछ देर बाद नमन के मुंह पर बंधा कपड़ा खिसक गया। वह हाँफता हुआ एकांश के आगे रो पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस को सौंप दो, कानून सजा देगा मुझे, मैं सब कबूल कर लूंगा, जो कुछ भी किया है हर गुनाह मान लूंगा। एकांश ठंडी डरावनी हंसी के साथ बोला, कानून? हाँ हाँ। वह अचानक नमन के गाल पर थप्पड़ मारता है और उसका जबड़ा पकड़कर बोलता है, तुझे लगता है मैं पागल हूँ जो तुझे कानून के हवाले कर दूँ? तेरा बाप मंत्री है, सजा दिलाएगा तुझे। तू फिर किसी और सिया की जिंदगी बर्बाद करेगा। वह चीख उठा, कानून नहीं,
आज इंसाफ मैं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे कोर्ट में भेजा तो वहां वकील सिया की इज्जत उखाड़ेंगे, पूछेंगे कहाँ छुआ गया, कैसे छुआ गया, क्या मैं अपनी पत्नी के जख्मों को सरेआम नीलाम करूं? नमन चुप हो गया। उसके चेहरे पर खौफ उतर आया था। कुछ देर बाद वह टूटी हुई आवाज में बोला, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो तो मार डालो, पर ऐसे मत तड़पाओ। हर सांस पर मौत मत दो। एकांश की आंखों में और गुस्सा भर आया। वह गुर्राया, नहीं नमन, तुम्हारी यही सजा है। हर सांस तुम्हें याद दिलाएगी कि तुमने क्या किया था। हर दर्द तुम्हारे भीतर सिया की चीख बनकर गूंजेगा। इतना कहकर उसने फिर से नमन का मुंह बांध दिया। अब उसकी नज़र स्वीटी पर गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। स्वीटी की सांसें तेज हो गई। एकांश ने उसके हाथों की रस्सी खोली। जैसे ही वे उठकर भागने लगी, उसने उसे पकड़कर दीवार से टकरा दिया। उसके दोनों हाथों को दीवार से दबाया और ठंडी आवाज में बोला, इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो? बहुत मजा आया था ना सिया को फंसाने में। अब देखो, जब किसी लड़की की इज्जत मिट्टी में मिलती है तो क्या महसूस होता है। स्वीटी कांपने लगी। उसकी आंखों से डर साफ झलक रहा था। वह गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि नमन क्या करने वाला है। उसने कहा था वो बस सिया को प्रपोज करेगा। मैं कसम खाती हूँ। वह एकांश के पैरों में गिर गई। मुझे सजा दो, मार डालो, लेकिन ऐसा मत करो प्लीज। एकांश ठंडी सांस लेकर बोला, अब दया की भीख मांग रही हो? जब मेरी सिया भीख मांग रही थी तब तुम हंस रही थी। वह आगे झुका। उसकी आंखों में दहकता गुस्सा था। अब तुम वही दर्द महसूस करोगी जो उसने किया था। स्वीटी ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रही हूँ। उसकी सांसें अटक गईं। फिर कांपते हुए वह बोली, प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कमरा एक पल के लिए ठहर गया। एकांश की आंखों का रंग बदल गया। गुस्से की जगह अब उलझन उतर आई थी। वह वहीं रुक गया। उसके चेहरे की ओर देखता रहा। स्वीटी की सांसें अनियमित थीं, डर और उम्मीद के बीच झूलती हुई। कमरा अभी वैसा ही था, अंधेरा, भारी और सन्नाटे से भरा। मगर उस सन्नाटे में अब कुछ बदलने वाला था। एकांश हर पल उसकी आंखों में नजरें गड़ाए देख रहा था। अब उसकी आंखों में उसे सच्चाई नजर आई तो उसने उसे ढीला छोड़ दिया। वह घुटने के बल उसके पैरों पर गिरकर रोने लगी। एकांश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से स्वीटी डर गई। वह उसके चेहरे के सामने आकर बोला, तुम्हें क्या लगा तुमने जो किया वो अच्छा था? आज जब तुम्हारी अपनी इज्जत दांव पर आई तब पता चला कि एक लड़की की इज्जत कितनी कीमती होती है। काश तुम्हें तभी एहसास होता जब तुमने मेरी जिया को इस हैवान के हवाले कर दिया था। फिर वह आहिस्ते से उसके गाल थपथपाता हुआ बोला, और तुमने क्या सोचा मैं तुम लोगों जैसा घिनौनी सोच वाला हूँ? मैं तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालूंगा? तुम जैसी गंदी सोच नहीं है मेरी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक लड़की की इज्जत कितनी कीमती होती है और उस पर दाग लगाना कितना घिनौना। एकांश पीछे हट गया। तब जाकर स्वीटी ने राहत की सांस ली। तभी उसे एकांश की ठंडी आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें यहाँ बंद किया था एक सबक देने के लिए। लेकिन स्वीटी, ये मत सोचना कि आज तुम्हें छोड़ दिया तो हर बार माफ कर दूंगा। तुम्हें सजा देने के और भी तरीके हैं मेरे पास। मैं तुम्हारी इज्जत पर दाग नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो करूंगा वो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। एकांश ने मुंह फेर लिया। जाना चाहती हो यहाँ से? शौक से जाओ, लेकिन अगर कहीं भी अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो समझ लेना वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तब न तुम्हारी सफाई काम आएगी, न माफी। सजा सिर्फ मौत होगी। एकांश की इस धमकी ने स्वीटी के अंदर की सारी हिम्मत को खत्म कर दिया और आज सही मायनों में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चला कि उसके कारण सच में सिया की जिंदगी कितनी दर्दनाक रही होगी। उसे खुद से घृणा महसूस होने लगी। एकांत सर, आप सही कह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और एक वादा और, अब तक यहाँ जो भी हुआ, सिया से जुड़ी या आपसे जुड़ी कोई भी बात, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मरते दम तक नहीं बताऊंगी। एकांश ने कुछ नहीं कहा, बस सहमति में सिर हिलाकर उसे उठने का इशारा किया। वह उठकर खड़ी हुई। उसने एक नज़र नमन की ओर देखा। कुछ बोलती उससे पहले ही एकांश ने कहा, अगर इसके लिए तुम्हें अफसोस हो रहा है या इसकी मदद करना चाहती हो तो ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें मैंने माफ किया क्योंकि तुम एक लड़की हो और मैं पहले से जानता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। जो भी है, यहाँ से जाओ और अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। कोशिश करना कि दोबारा कभी हमारा सामना ना हो।
और तुम्हारी जुबान भी कभी ना खुले। मैं ये बात मरते दम तक नहीं भूलूंगी, स्वीटी बोली। एकांश अब नमन के पास गया। उसने कसकर एक लात उसकी कमर पर मारी और कहा, ये साला तो अभी बहुत दर्द झेलने वाला है। इसे ना आज़ादी मिलेगी ना मौत। बहुत गर्मी है ना इसके अंदर, औरतों पर हैवानियत दिखाने की। मैं देखूंगा तेरी ये गर्मी कितने दिन तक जिंदा रखती है। फिर वह दरवाजे के सामने आया। इस वक्त एकांश की आंखों में जो शैतानियत थी, उसे देखकर स्वीटी फिर एक बार डर गई। वह उसके साथ कमरे से बाहर निकली। एकांश ने रूम को अच्छे से लॉक किया और बिल्डिंग से बाहर आ गया। ऑटो वाला अभी वहीं खड़ा था। एकांश को आते देख वह तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। एकांश ने पहले स्वीटी को अंदर बैठने को कहा और फिर ड्राइवर के बगल में बैठ गया। स्वीटी बहुत डरी हुई थी। ड्राइवर को देखकर उसे जरा हिम्मत मिली, मगर वह कुछ बोल नहीं पाई। एकांश ने ड्राइवर से कहा, यार मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़ देना और इसे जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देना। आशा करता हूँ तुम भरोसे के काबिल हो। तभी स्वीटी कांपते हुए बोली, मुझे फ़ोन चाहिए। प्रॉमिस करती हूँ किसी से शिकायत नहीं करूँगी। बस मुझे आज इसी वक्त इंडिया छोड़ना है। एकांश ने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन उसे दे दिया। सच में उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और फ्लाइट का टिकट बुक करके एयरपोर्ट आने को कहा। एकांश उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया, जहाँ पहले से ही उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी, एकांश ने उसे रोका। एक मिनट, ये कुछ पैसे रख लो, कभी ज़रूरत पड़े। स्वीटी ने उसे डरी हुई और हैरान नज़रों से देखा। एकांश ने फिर से आंखें दिखाते हुए कहा, पैसे पकड़ो और उड़ जाओ। कुछ पल रुककर आगे बोला, और तुम्हारी अपनी जिंदगी कोई खेल नहीं है। जब अपनी इज्जत किसी के हवाले की है तो उसे भी उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना। जिंदगी में कभी लगे कि मुसीबत बड़ी है और मदद चाहिए, तो बिना शक्ल दिखाए बस याद करना, मदद तुम तक पहुंच जाएगी। हाँ, स्वीटी ने कांपते हुए हाथों से उसके दिए हुए 50,000 रुपये ले लिए और सर पर पैर रखकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। एकांश ने तब तक उस पर नजर रखी जब तक वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लाइट में नहीं बैठ गई। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तब वह ड्राइवर के साथ वापस ऑटो में बैठा। वह कुछ सोच ही रहा था कि ड्राइवर बोला, गुस्से वाले हो लगते हो साहब, लेकिन दिल बहुत नरम है आपका। एकांश ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चला? साहब, आपसे छोटा जरूर हूँ, लेकिन जिंदगी को हर वक्त एक नया खेल दिखाते हुए अपनी आंखों से बेहद नजदीक से देखा है। मैंने उस लड़की की आंखों में भी देखा। उसने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती की है, जिसका सबक आपने उसे सिखाया। इसलिए वह आपसे इतना डर रही थी। और जब आप उसे पैसे दे रहे थे तो उसके चेहरे की झिझक से सब समझ आ गया। एकांश ने ठंडी सांस छोड़ी। मतलब तुम समझदार भी हो? वह हल्के से मुस्कुराया। हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा सा। उसके शर्मीले चेहरे को देखकर एकांश के होंठों पर भी मुस्कान खिल गई। साहब, एक बात पूछूं? ड्राइवर ने बोला। आपका नाम क्या है? एकांश ने जवाब दिया, डॉक्टर एकांश नायक। और तुम्हारा? गोपाल मेहता साहब। सही बातें करते करते उसने एकांश को उसके फ्लैट तक छोड़ा और अपने रास्ते चला गया। एकांश जब कमरे में आया तो चौंक गया, क्योंकि सिया बिस्तर पर नहीं थी। जब उसने खिड़की की ओर देखा तो वहां सिया को खड़ा पाया। उसकी आहट से सिया उसकी ओर मुड़ी। वह दरवाजा बंद कर रहा था कि वह तेज कदमों से दौड़कर उसके पास आई। नाराजगी और शिकायत के साथ उसके सीने से लग गई। कहाँ चले गए थे इतनी रात को? सुबह होने वाली है और तुम पूरी रात गायब रहे। बोलो, कहाँ गए थे? एकांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुबह होने वाली है ना, चलो सो जाते हैं, बाकी बातें सुबह करेंगे। वह बाथरूम में चला गया। आईने के सामने खुद को देखा। उसकी आंखों में एक बार फिर वही शैतानियत उभर आई। वह मुस्कुराया। सिया ने उसके हाथ पर लगे खून के धब्बों पर गौर नहीं किया। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, आज से नमन की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। सिया, तुमने जिस दर्द को अपनी डायरी में लिखा था, तुम्हारे हर एक जख्म को अब नमन अपने जिस्म पर महसूस करेगा। मैं उसे हर रात मौत के लिए तड़पाऊंगा। वह भीख मांगेगा मुझसे, मगर उसे मौत नहीं मिलेगी। नमन के चीखने की आवाजें उस कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। लोहे की जंजीर से बंधे उसके हाथ अब खून से लथपथ थे। एकांत सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सन्नाटा था। ना नफरत की कोई सीमा, न दया का कोई कोना। अब तो डर लग रहा है ना? एकांश की आवाज धीमी मगर बेहद ठंडी थी। नमन ने सांस खींचते हुए कहा, एकांश, मुझसे गलती हो गई। मैं गलती? एकांश की हंसी इस बार दहाड़ में बदल गई। जब तूने सिया पर हाथ उठाया था तब गलती का मतलब याद नहीं था ना? जब तूने उसे रोता देखा था
तब तुझे मजा आया था ना, है ना? और उसके पास रखी पतली स्टील की रॉड उठाई और टेबल पर जोर से मारी। धम की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। अब हर दर्द तेरे शरीर में उतरेगा, वैसा ही जैसा तूने उसे दिया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नमन कुछ कह पाता उससे पहले ही एकांश ने रॉड उसके कंधे पर दे मारी। चीख निकल पड़ी। साथ ही कमरे में एक बिजली सी चमक उठी। शायद एकांश के भीतर का तूफान बाहर आने लगा था। वह नमन के पास झुका, उसका चेहरा पकड़कर बोला, अगर मेरी सिया की आंखों में एक आंसू और देखा तो ये जंजीर नहीं, तेरी सांसें भी तोड़ दूंगा। नमन बेसुध सा गिर पड़ा। एकांश ने भारी सांस ली और पीछे हट गया। उसके भीतर का राक्षस शांत हो रहा था, लेकिन बाहर का आदमी अभी भी जिंदा था। दूसरी ओर सिया बालकनी में बैठी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी और सामने ढलता हुआ सूरज उसकी त्वचा पर सुनहरा रंग बिखेर रहा था। वह अब थोड़ी शांत लग रही थी, लेकिन उसके भीतर अब भी हल्की घबराहट थी। कहीं एकांश कुछ ज्यादा ना कर दे। तभी पीछे से धीमी चाल से आते कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटी और वह उसके सामने ही था। एकांश। उसकी आंखों में आज पहली बार वह हिंसा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकान और सुकून का मिश्रण था। कितनी देर कर दी आने में? आज ज्यादा काम था क्या? सिया ने धीरे से पूछा। एकांत ने सिर झुकाया। हाँ, पुराने कुछ पेशेंट थे जिन्हें हैंडल करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने की जरूरत थी। वह उठी, धीरे धीरे उसके पास आई और उसके चेहरे को छू लिया। कितना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, अपना करियर तक दांव पर लगा दिया। और मैं हूं कि एकांत की सांसें भारी हो गईं। उसने सिया का हाथ पकड़ लिया हल्के से, मगर दिल की गहराई से। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सिया, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। सिया मुस्कुराई। कभी कभी डर लगता है कि मैं सच में तुम्हारे काबिल बन पाऊंगी या नहीं। एकांश ने उसके और करीब आकर कहा, तो क्या मुझे वो एहसास महसूस करने की इजाजत है? सिया की पलकें झुक गईं और दिल में बेचैनी ने जगह बना ली। इस वक्त एकांश की आंखों में जो कशिश, जो तलब थी, उसे महसूस कर उसके रेंगटे खड़े होने लगे। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। कैसे बताए उसे कि वह जिस्म से रूह तक खुद को उसके हवाले करने को तैयार है, मगर सौगंध से बंधी है। अगले ही पल उनके बीच एक अजीब सी खामोशी उतर आई। वही खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती है, सांसों से ज्यादा गूंजती है। एकांश ने झुककर उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा, जैसे किसी नाजुक फूल को छू रहा हो। सिया की आंखें बंद थी, उसके चेहरे पर शांति उतर आई। वह फुसफुसाई, कभी सोचा नहीं था कि दर्द में भी इतना सुकून मिलेगा। एकांश ने उसकी कमर को हल्के से थाम लिया। तुम्हारे साथ रहूं तो हर तूफान थम जाता है। बस एक डर है, कहीं मैं खुद से फिर को खो न दूं। अगर खो जाओगे, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं ढूंढ लूंगी। दोनों की हंसी एक पल को कमरे की ठंडी हवा में घुल गई। वो पल इतना सच्चा था कि वक्त भी थम गया। रात गहराने लगी थी। बाहर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं। सिया ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, अब जाकर थोड़ी नींद आने लगेगी। एकांश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, नमन अब कुछ दिनों तक उठ नहीं पाएगा। शायद तब तक उसे इंसान बनने का मौका मिल जाए, और अगर नहीं बना तो फिर मैं तैयार हूँ। उसने गहरी आवाज में कहा, उसे मौत से भी बदतर जिंदगी देने के लिए। सिया को पता था कि नमन अभी उसकी गिरफ्त में है। एकांश उसके जख्मों का हिसाब उससे ले रहा है। सिया ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। बस अब हिंसा नहीं, एकांश, अब हमें सुकून चाहिए। उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे साथ सुकून अपने आप चला आता है, सिया ने धीरे से कहा। फिर वादा करो, अब कोई खून नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस हम। वादा, लेकिन नमन को आजादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह तुम्हारे सारे जख्मों का हिसाब न चुका दे। एकांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बस हम। लेकिन इसी सुकून के बीच एक साया खामोशी से खिड़की के बाहर हिला। काले कपड़ों में कोई आदमी, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह मुस्कुराया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ एकांश, अब तेरी सिया मेरे निशाने पर है। उसने किसी को कॉल किया। दूसरी ओर थाने के अंदर टेबल पर रखा एसीपी रुस्तम का फोन बजने लगा। साहब, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मंत्री के चूजे का पता चल गया है। दूसरी ओर रुस्तम खुश हो गया। वेल डन, कहाँ है वह? वह आदमी कुटिल मुस्कान के साथ बोला। इतनी भी क्या जल्दी है साहब? रुस्तम कंफ्यूज होकर, तुम कहना क्या चाहते हो? बस इतना साहब कि हर चीज की एक कीमत होती है।
इतनी बड़ी खबर देने वाला हूँ आपको, और इस काम को पूरा करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा, प्रमोशन भी मिलेगा। मुझे क्या, मेरा प्रॉफिट क्या है? रुस्तम कठोर होकर, क्या चाहिए तुम्हें? परछाई डेबिल स्माइल के साथ, 50,000 रुपए। रुस्तम गुस्से में, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? परछाई हंसते हुए, इतना क्यों फट रहे हो साहब? तुम कौन सा अपनी जेब से देने वाले हो? मंत्री से मांगो, लाखों की दौलत का क्या करेगा वह? मैंने तो बस एक कतरा मांगा है। रुस्तम खुद को शांत करते हुए, ठीक है मैं बात करता हूँ उससे, लेकिन इतना याद रखना मुझे होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी। परछाई की हंसी गूंजी, जानता हूँ साहब, पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। सिया और एकांश को इन सब की खबर ही नहीं थी। सुबह सूरज की हल्की सुनहरी किरणें रूम के अंदर आने लगीं। हल्की हवा के झोंकों से पर्दे लहरा रहे थे। बाहर से अनगिनत पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। उनकी आवाज सुनकर सिया की नींद खराब होने लगी। बस सुकून से एकांश के सीने से लिपटकर सो रही थी। शोर से परेशान होकर उसने एक कान उसके कंधे पर दबा लिया और दूसरे कान पर हाथ रख लिया। फिर उससे और लिपट गई। पक्षियों के शोर से एकांश की भी नींद खराब हो रही थी, मगर उसकी नींद तब टूटी जब उसने सिया की हलचल महसूस की। उसने अलसाई आंखों से सिया की ओर देखा। वह सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। उसने सिया की कमर को पकड़कर उसे अपने और नजदीक खींच लिया। उसके हाथ धीरे धीरे सिया की मखमली कमर पर फिसलने लगे। उसकी नज़र सिया के रसीले होठों पर गई। उसे पार्क का सीन याद आया, जब उसने सिया के चॉकलेट से सने होठों का मजा लिया था। उसका दिल एक बार फिर मचलने लगा। उसने उसके ऊपर झुककर उसके बदन को देखा। उसका गोरा बदन उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। वह अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी, एक बेचैनी महसूस करने लगा, जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। किसी भी लड़की को देखकर उसके दिल में कभी भी ऐसे एहसास नहीं उठे थे। पहली बार सिया के होठों को देखकर उसके होठों में प्यास जगी थी, और आज सिया के बदन की खुशबू में उसे मधोसी महसूस होने लगी। उसने सिया के मासूम से चेहरे को देखा। नींद में भी पक्षियों के शोर से परेशान हो रही थी। वह मुस्कुराया और आहिस्ते से सिया के होठों पर अपने होठ रख दिए, ये सोचकर कि उसके स्पर्श के एहसास से सुकून के समुद्र में डूब जाएगी। उस पर बाहर का शोर असर नहीं करेगा, लेकिन पक्षियों के शोर और एकांश के स्पर्श ने सिया पर कुछ और ही असर किया। उसकी पलकों के साथ उसके हाथों की मुट्ठियां भिजने लगीं। उसके दिमाग में पुरानी स्मृतियां अंगड़ाई लेने लगीं। आंखों के आगे वही दर्दनाक सुबह, नमन का गंदा सा स्पर्श, एक धुंधली सी आकृति आंखों में उभरी, जब नमन ने उसे एक कमरे में बेड पर गिराया था और उसके चेहरे पर झुककर उसके कपड़े उतारते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे, जबकि वह पूरी तरह बेहोश नहीं हो पाई थी। ये सब अपनी बंद आंखों में देखकर सिया का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया, जिसे एकांश नहीं देख पाया। वह तो आंखें बंद कर बस उसके होठों से प्यार करने में बिजी था। एकदम से सिया की आंखें खुल गईं। नहीं, दूर रहो मुझसे। उसने एकदम से एकांश को अपने से दूर धकेल दिया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह गुस्से में उस पर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? और एक जोरदार थप्पड़ एकांश के गाल पर जड़ दिया। एकांश की आंखें हैरानी और गुस्से से लाल हो गईं। ये क्या किया सिया? वह गुस्से में चिल्लाया और उठकर बैठ गया। तब सिया पूरी तरह होश में आई, और इस पल उसे एहसास हुआ कि उसने अभी कुछ सेकंड पहले क्या कर दिया है। वह घबरा गई। आई एम सॉरी, वो मैं सपने में, प्लीज तुम मेरे पास मत आया करो। वह उससे दूर हो गई। एकांश का गुस्सा और बढ़ गया। वह उसके नजदीक आया, उसके कंधों को पकड़ लिया। क्यों, क्या तकलीफ होती है मेरे तुम्हारे पास आने पर? तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? क्या मेरा तुम पर हक नहीं? मेरा तुम्हें प्यार करना गलत है? एकांश की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह शर्मिंदगी से सर झुका ली। ऐसी बात नहीं है, बस तुम मेरे करीब मत आया करो। तुम जब मुझे छूते हो, मेरे पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। बार बार मेरे दिल में माँ की बातें चुभने लगती हैं। एकांश ने नजरों को गहराई से गाड़कर पूछा, माँ की कौन सी बातें? वह चुप रही, कुछ नहीं बोली। एकांश का गुस्सा और बढ़ गया। वह उसके और नजदीक आ गया। जवाब दो सिया, माँ ने क्या कहा तुमसे? सिया ने उसके हाथ अपने ऊपर से हटा दिए। यही कि तुम मुझ पर मेहरबानी कर रहे हो, मुझे प्यार नहीं करते। ऐसा क्या है मुझ में कि तुम मुझसे प्यार करोगे? तुम सिर्फ मुझ पर तरस खा रहे हो, मेरी हालत देखकर दया कर रहे हो। उसके मुंह से यह सुनकर एकांश की आंखें और लाल हो गईं। उसे हैरानी भी थी
कि वह उसके प्यार को मेहरबानी का नाम दे भी कैसे सकती है, जबकि उसके दिल में ऐसा कोई एहसास कभी नहीं आया था। हाँ, जब उसकी और सिया की शादी हुई थी, तब वह उलझन में जरूर था। उसे स्वीकार करने में थोड़ी बेचैनी हुई थी, मगर जैसे जैसे वह उसके नज़दीक रहकर उसका इलाज करने लगा, वह धीरे धीरे उसके दिल में उतर गई। उसे पता ही नहीं चला। इसीलिए तुम मुझसे दूर भाग रही हो? उसने नाराजगी से पूछा। वह नई में सिर हिलाने लगी। उन्होंने मुझे सौगंध दी है कि अगर मैं आपके नजदीक जाने की कोशिश की तो अपने पिता का मरा हुआ चेहरा देखूंगी। फिर उसने एकांश के आगे हाथ जोड़ दिए। मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहती। यह सुनकर एकांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वैसे तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसने आंखें खोलकर लाल आंखों से पूछा, कब हुआ ये सब? उसने नजें झुका लीं। जब आप एक हफ्ते बाद घर गए थे, किसी ने जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की थी। तब मैंने आपको कॉल किया और उन्होंने कॉल उठाया। उन्होंने बहुत कुछ सुनाया मुझे। फिर सिया ने कंचन जी की कहानी और सारी बातें उसे बता दी। वह गहरी सांस लेकर उठा, खड़ा हो गया। उन्होंने तुमसे इतना कुछ कहा, तुम उनकी सौगंध का भी मान रख रही हो, लेकिन तुमने ये सब मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। फिर वह थोड़ा उसके नजदीक आकर बोला, तुम्हें मुझसे दूर रहना है, ठीक है रहो, लेकिन सिया, यहाँ तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिया ने उसकी नाराज आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए बहुत गुस्सा नजर आया। एकांश ने मुंह फेरते हुए कहा, तुमने मेरे प्यार को मेहरबानी कहकर बहुत गलत किया। सिया, मैंने तुम पर कभी मेहरबानी नहीं की। तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा हक है। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। हाँ, तुमसे मेरी शादी मेहरबानी थी, लेकिन मेरा प्यार कोई एहसान नहीं है तुम पर। मैंने उससे प्यार किया जो सिर्फ मेरी है। मैं उसे सुकून देने की कोशिश करता हूँ जो दर्द में तड़पती है। फिर वह जबड़े भींचते हुए चुप हो गया। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी। उसने फिर लाल आंखों से उसे देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है माँ की दी हुई सौगंध में सच्चाई है? वो सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती हैं। अगर तुम्हें भी मुझसे दूर रहने में सुकून मिलता है तो रहो। आज के बाद मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आऊंगा, तुम्हें प्यार नहीं करूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आती। उसके गुस्से को देखकर सिया समझ नहीं पा रही थी कि वह अब क्या करे। वह बेवकूफ़ी में न जाने क्या बोल गई, लेकिन अब उसके गुस्से को कैसे शांत करे। प्लीज मेरी बात सुनो। उसने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की तो वह उससे दूर हो गया। अब नहीं सिया, उसकी आवाज़ गूंज उठी। तुमने मेरे सच्चे प्यार का अपमान किया है, किसी और की बातों पर नहीं। तुम्हें अपने दिल पर यकीन करना चाहिए था। मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में मेहरबानी की नहीं, प्यार की तलब है, और मैं इस प्यार को सुकून देने की कोशिश कर रहा था। फिर वह गुस्से में पलटकर बाथरूम में चला गया। वह पछतावे और बहते हुए आंसुओं के साथ उसे देखती रह गई। बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर से पानी की तेज आवाज आ रही थी, लेकिन उसे मालूम था एकांश नहा नहीं रहा, बस अपने गुस्से को बहाने की कोशिश कर रहा है। वह बिस्तर पर बैठी खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हर पल उसे वही लम्हा याद आ रहा था जब एकांश की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साथ चमक रहे थे। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। एकांश बाहर आया। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन अब उसमें गुस्से की जगह चुप्पी थी। उसने सिया की ओर एक बार देखा, बिना कुछ कहे अलमारी से कपड़े निकाले और तैयार होने लगा। एकांश, सिया ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। मैं रुका लेकिन पलटा नहीं। अब क्या बचा सुनने को सिया? उसकी आवाज में ठंडापन था जो उसके दिल को चीर गया। मैं सच में वो सब जानबूझकर नहीं बोली थी, बस डर गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। डर? वह पलटकर उसकी ओर बढ़ा। किससे? मुझसे या उस झूठी सौगंध से जो तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए दी गई थी? सिया की नजरें नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में नमी थी। पापा को खोने का डर था। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हारे करीब गई तो। एकांश ने बीच में ही बात काट दी। तो तुम्हारे पिता मर जाएंगे? सिया, जरा सोचो, जो माँ अपने बेटे को प्यार से वंचित करना चाहती है, वो क्या वाकई माँ कहलाने लायक है? वह उसकी बात सुनकर सिहर गई। उसने हल्के स्वर में कहा, मत बोलो ऐसे, वो माँ है हमारी। हाँ माँ है, लेकिन वो मेरी भी माँ है, एकांश ने भारी आवाज में कहा। और शायद इसलिए मैं जानता हूँ कि वो कितनी कठोर हो सकती है। वह पास आकर धीरे से बोला, उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया कि भावनाओं को दबाओ, कमजोरी मत दिखाओ, और आज वो तुमसे भी वही करवा रही हैं। लेकिन सिया, प्यार कोई कमजोरी नहीं होता।
सिया उसकी आंखों में देखती रही। वहां पहली बार गुस्से से ज्यादा दर्द नजर आ रहा था। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया, एकांश ने कहा। बस तुम्हें महसूस करवाना चाहता था कि कोई तुम्हें बिना दया के, बिना तरस के सिर्फ प्यार कर सकता है। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पता है मैं गलत थी। वह एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन एकांश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अभी नहीं सिया, मुझे वक्त चाहिए। शायद मुझे खुद पर भरोसा करने के लिए भी वक्त चाहिए कि मैं फिर से तुम्हारे सामने वो एहसास रख सकूं जो तुमने आज तोड़ दिए। उसने कोट उठाया और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही सिया का दिल जैसे वहीं ठहर गया। वह दरवाजे की ओर भागी, लेकिन सिर्फ खाली गलियारा मिला। उसने दीवार से सिर टिका लिया, आंखें बंद की और फूट फूट कर रो पड़ी। कमरे में अब सिर्फ उसकी सिसकियां थीं और खिड़की से आती वही सूरज की किरणें, जो अब पहले जैसी सुनहरी नहीं बल्कि पीली सी उदासी में रंगी लग रही थी। हॉस्पिटल का मॉल हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन आज एकांश को हर आवाज, हर शब्द, हर पेशेंट की जिम्मेदारी बोझ लग रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइलें खुली थी, रिपोर्ट सामने रखी थी, पर उसका ध्यान किसी चीज पर नहीं था। सिया की बात, तुम मुझ पर तरस खा रहे हो, जैसे किसी ने हथौड़े से उसके सीने पर उतार दी हो। वह कुर्सी पर पीछे झुक गया, दोनों हाथों से बालों को थाम लिया। कितनी आसानी से बोल गई, उसने खुद से बुदबुदाया। मेहरबानी, तरस। ये दो शब्द उसकी आत्मा में गूंजने लगे थे। उसका असिस्टेंट अंदर आया। सर, ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है। बहुत क्रिटिकल केस है। कल से आपको हैंडल करना है इसे। सर ने कहा है आप पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। एकांश ने बिना देखे फाइल आगे खिसका दी। रख दो, बाद में देखूंगा। वह कुछ कहना चाहता था, पर एकांश की आंखों का रंग देखकर चुपचाप निकल गया। कुछ देर बाद उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर भीड़ थी, धूप थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। वो सिया से नाराज था, लेकिन खुद से भी उतना ही। शायद मैंने जल्दी कर दी उसे वो महसूस करवाने में जो वो भूलना चाहती थी। वह बुदबुदाया, लेकिन क्या प्यार जताना गुनाह है? उसी वक्त फोन की स्क्रीन पर सिया का नाम चमका। उसकी उंगलियां रुक गई, पर उसने कॉल नहीं उठाई। सेकंड बाद ही स्क्रीन पर ब्लिंक हुई। सिया कॉलिंग। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कॉल को मना कर दिया। कुर्सी से उठकर उसने फोन जैसे स्क्रीन पर अपने और सिया की फोटो को देखा। वो तस्वीर उनकी शादी के बाद की थी, जहाँ सिया मुस्कुरा रही थी और वो उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ा था। अब वही मुस्कान उसे अंदर तक झकझोर रही थी। कैसे मान लूं कि ये सब झूठ था? उसने फुसफुसाया। अगर वो सच में मुझे समझती है तो क्यों वह मेरे प्यार की सच्चाई नहीं देख पा रही? वह अचानक मेज पर रखी फाइलें जोर से पटक देता है। क्यों इतनी उलझी है ये लड़की? थोड़ी देर बाद उसका फोन फिर बजा। इस बार सिया का नहीं, बल्कि घर से आया था। कंचन जी का नाम देखकर उसकी आंखों में फिर आग सी भड़क उठी। उसने कॉल रिसीव किया और आवाज ठंडी थी। जी माँ, कुछ काम था? कंचन जी बोली, एकांश, आज शाम जल्दी घर आना, बात करनी है। किस बारे में? सिया के बारे में। यह सुनते ही उसकी नसें तन गईं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं जाऊंगा। फोन करते ही उसने खिड़की से बाहर देखा। हवा में हल्की धूल उड़ रही थी, जैसे कोई तूफान आने को हो। बिल्कुल वैसा ही तूफान उसके दिल में उठ रहा था। एक बार फिर उनका कॉल आने लगा। उसने अपने फोन को देखा और उठ खड़ा हुआ। आज अगर माँ ने सिया के बारे में कुछ गलत कहा, उसने दांत भींचे, तो मैं भी अब चुप नहीं रहूंगा। आपने ऐसा क्यों किया माँ? कॉल रिसीव करते ही उसने पूछा। मैंने क्या किया? उधर से उनकी नासमझी में जवाब आई। आपको क्या लगा, सिया को सौगंध देकर आप उसे मुझसे दूर कर देंगी? मैं उससे प्यार करता हूँ माँ। वह पत्नी है मेरी, और प्यार में मैं अपनी सारी हदें पार करूंगा। आपकी झूठी कस्में मुझे रोक नहीं पाएंगी। इस वक्त उसके चेहरे पर ठंडा गुस्सा था और आंखों में वही जुनून जो सिया के नाम से शुरू होकर अब उसके अस्तित्व में उतर चुका था। दूसरी ओर सिया उसे कॉल कर रही थी। उसे जवाब मिला, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वह दूसरे कॉल पर व्यस्त है। ये क्या कर दिया मैंने? उनके प्यार के एहसास से ही तो मुझे जीने की उम्मीद मिलती थी। मैं भी अपने पागलपन में क्या क्या भूल गई। वह रो पड़ी। सिया बार बार एकांश को कॉल करती रही, मगर वह गुस्से में कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। और उधर एकांश ने जिस जुनून के साथ कंचन जी को जवाब दिया, उन्होंने भी गुस्से में कॉल काट दिया। सिया दिन भर बेचैन रही। न उसने नाश्ता किया, न लंच, यहाँ तक कि दवाई भी टाइम पर नहीं ली। बस घुटन में जी रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने एकांश पर हाथ उठाया।
हाथ चलाने से पहले उसे गौर करना चाहिए था कि उसकी आंखों के आगे एकांश है, नमन नहीं। अपनी बेवकूफ़ी में वह अपनी ही संवरती हुई जिंदगी में आग लगा बैठी। पूरा दिन एकांश के इंतजार में गुजर गया। वह उसकी नाराजगी महसूस कर पा रही थी। हर दिन लंच से पहले उसका मैसेज आता था, हर घंटे में दवाई की याद दिलाने वाला, लेकिन आज सन्नाटा था। वह खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर अंधेरा हो चुका था। हवा के ठंडे झोंके उसके बेचैन मन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जितनी उलझन और डर उसके दिमाग में था, उतनी बेचैनी से उसके बाल लहरा रहे थे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मुड़कर देखा, एकांश था। होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, मगर एकांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अपने पॉकेट से फोन, वॉलेट और गले से स्टेथोस्कोप निकालकर उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले बाथरूम के अंदर चला गया। सिया वहीं खड़ी रह गई, आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ कहना चाहा पर शब्द गुम हो गए। थोड़ी देर बाद जब वह फ्रेश होकर बाहर आया, सिया तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर भी एकांश ने उसे नजरअंदाज किया और अलमारी की ओर बढ़ गया। वह उसके पीछे जाकर बोली, एकांश, आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। एकांश ने गुस्से में पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी नजरों की कठोरता ने सिया की बोलती बंद कर दी। नजरें झुक गईं। अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम बस इन दूरियों का मजा लो। आज मेरी नाइट शिफ्ट है। खिड़की अंदर से लॉक करना, गेट में बाहर से बंद करके जा रहा हूँ। वह उसके सामने से गुजरने लगा, पर सिया ने उसकी कलाई पकड़ ली। बेबसी से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, प्लीज एक बार मुझे समझने की कोशिश करो। एकांश ने उसका हाथ झटक दिया और ठंडी टूटी आवाज में बोला, तुम्हें समझता था, इसलिए तुम्हारे सारे दर्द को अपने प्यार से मिटा देना चाहता था। पर मैं भूल गया था कि वक्त से मिले जरूरत से ज्यादा प्यार की कभी कदर नहीं होती। वह पछतावे में डूबी रह गई और वह उसके सामने से चला गया। टेबल के नीचे उसने उसकी दवाइयां रख दी, अपना सामान उठाया और दरवाजा बंद कर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सिया को लगा जैसे उसके दिल के अंदर कुछ टूट गया हो। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम उस बिल्डिंग पर पहुंची जहां एकांश ने नमन को रूम में लॉक करके रखा था। इंफॉर्मेशन पक्की है ना? एसीपी रुस्तम ने कॉल पर किसी से पूछा। उधर से दृढ़ आवाज आई, हाँ वह वहीं है। पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए, पर पूरा कमरा खाली था। उन्होंने कोने कोने की तलाशी ली, मगर नमन का एक बाल तक नहीं मिला। एसीपी रुस्तम तिलमिला उठा। पैसे खाकर धोखा किया तूने मेरे साथ, उसने उस आदमी को फोन पर झिड़कते हुए कहा। मैंने ईमानदारी से तुझे पैसे दिए थे, फिर भी खेल खेला तूने। नमन तो गया, उसका साया भी नहीं मिला यहाँ। उधर से घबराई हुई आवाज आई, ऐसा कैसे हो सकता है साहब, मैंने खुद देखा था उसे। रुस्तम ने चेतावनी दी, आखिरी बार बोल रहा हूँ, पता करके बता वो कहाँ है। अगर नहीं मिला तो समझ लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी धमकी से वह आदमी डर गया। वहीं बहुत दूर एक सुनसान सड़क पर एक ऑटो गुजर रहा था। ऑटो को गोपाल चला रहा था। सामने की सीट पर एकांश बैठा था और पिछली सीट पर बोरी में बंधा हुआ नमन था। गोपाल ने निडर स्वर में पूछा, साहब, वहां से तो हमने इसे गायब कर दिया, अब इसका अगला ठिकाना क्या होगा? एकांश ने गंभीर निगाहों से पीछे देखा। अस्पताल के पीछे चलो, वहां छिपने लायक एक अच्छी जगह है, किसी को शक नहीं होगा। इधर फ्लैट में सिया ने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। बेड से टिकी हुई फर्श पर बैठी, आंखों से अभी भी आंसू टपक रहे थे। एकांश का नाराज चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। दिल बार बार तड़प रहा था। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। उसने देखा रूम के बाहर ताला लगा हुआ था। बाहर वाला व्यक्ति गुस्से में ताले को झटक रहा था। आवाज सुनकर सिया चौंकी। मन में उम्मीद जगी कि शायद एकांश वापस आ गया। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बाहर से गुस्से भरी आवाज आई, लगता है साला इसे भी यहाँ से लेकर चला गया। यह आवाज सुनकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाज जानी पहचानी थी। घबराहट में उसने फुसफुसाया, ये तो अनिरुद्ध की आवाज है। क्या वो सच में मेरा दुश्मन है? अगले ही पल खिड़की पर किसी की परछाई उभरी। सिया ने मुंह पर हाथ रख लिया। उस परछाई को देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। सच में खिड़की पर अनिरुद्ध ही खड़ा था। डर के मारे सिया की धड़कनें तेज हो गईं। वह बाथरूम की ओर भागने लगी, पर तभी उसने देखा कोई भारी चीज लेकर वह परछाई खिड़की का शीशा तोड़ने वाली है। वह झट से बेड के नीचे घुस गई और एक तेज धमाके के साथ खिड़की का शीशा टूट गया। सिया ने धीरे से पलकें उठाई,
बाहर से स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी। मैं अनिरुद्ध का चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, मगर वह खून से सने हाथों से लोहे की रॉड काटने की कोशिश कर रहा था। सिया की नज़र पास रखी टेबल पर गई। उसका फोन वहीं पड़ा था। वह अंधेरे का फायदा उठाते हुए फर्श पर खिसकती हुई टेबल के पास पहुंची। फोन हाथ में लेकर उसने एकांश को कॉल या मैसेज करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क नहीं था। वह वापस बेड के नीचे घुस गई। उधर अनिरुद्ध ने आखिरकार लोहे की छड़ मोड़ दी और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। सिया की सांसें रुकने लगीं। वह थर-थर कांप रही थी, मन ही मन दुआ कर रही थी कि उसे कोई आवाज न सुनाई दे। अंधेरे में अनिरुद्ध इधर-उधर देखने लगा। स्ट्रीट लाइट में बस कुछ चीजें ही दिख रही थीं, टेबल, कुर्सी, बेड। उसने टॉर्च निकालने के लिए पॉकेट चेक किया, पर फोन नहीं मिला। वह झुंझलाते हुए बोला, यार मेरा फोन कहाँ गिर गया। सिया के रेंगटे खड़े हो गए। उसने दोनों हाथों से अपने मुंह को कसकर दबा लिया। जरा सी आवाज भी उसके लिए मौत साबित हो सकती थी। अनिरुद्ध पूरे कमरे की तलाशी करने लगा, इधर उधर देखते हुए। जैसे ही वह बेड के करीब आया, सिया ने देखा कि उसका फोन ऑन था। शायद कोई मैसेज आया था, मगर आवाज सुनाई नहीं दी क्योंकि फोन साइलेंट था। फोन को पकड़ने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उससे पहले अनिरुद्ध ने अंधेरे में उसके हाथ पर अपना पैर रख दिया। वह तड़प कर रह गई। दर्द के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंख खोलकर देखा तो अनिरुद्ध के जूते के नीचे, उसके हाथ के नीचे कांच का एक छोटा सा टुकड़ा था। खिड़की टूटने से पूरा कमरा कांच के टुकड़ों से फैल गया था। पैरों के नीचे कुछ महसूस होने पर जैसे अनिरुद्ध ने अपना पैर उठाया, उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया, नीचे देखने की कोशिश में। सिया की किस्मत से बाहर की लाइट अचानक चली गई। बाहर की रोशनी कटते ही जो थोड़ी बहुत चीजें अनिरुद्ध देख पा रहा था, वे भी अंधेरे में डूब गईं। मैं गुस्से में बोला, मतलब आज पूरा बैड लक है। मेरा एक तो नमन हाथ से निकल गया, ऊपर से यह सिया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वह खिड़की के पास गया। दूर से ही आ रही हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा शैतान सा नजर आ रहा था। खिड़की से बाहर जाने से पहले उसने एक बार पूरे कमरे को देखा और हंसकर बोला, एकांश को लगता है कि नमन को सजा देकर वह सिया को मुझसे बचा लेगा। मैं नमन को कुछ नहीं होने दूंगा। दोस्त है वह मेरा, उसके लिए बदला मैं लूंगा। आज एकांश ने मुझे जितनी तकलीफ दी है, उन सबका एहसान मैं चुका दूंगा। जिंदा छोड़ दिया था नमन ने सिया को, मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वह जिंदा बचे भी नहीं। यह सब कुछ सिया सुन रही थी। अनिरुद्ध की आवाज में जो नफरत और गुस्सा था, उसे महसूस कर उसकी सांसें ठंडी पड़ने लगीं। उसने डर से भरी नजरें उठाकर खिड़की की ओर देखा। अनिरुद्ध कूद कर बाहर चला गया। वह बहुत देर तक वहीं घड़ी की दिशा में आंखें गड़ी रही। घंटे गुजर गए, खिड़की के पास कोई हलचल महसूस नहीं हुई। फिर वह आहिस्ते आहिस्ते बेड के नीचे से निकली और तुरंत बाथरूम में घुस गई। अंदर से दरवाजा अच्छे से लॉक कर लिया और दरवाजे से सटकर बैठ गई। मुंह दबाकर रोने लगी। उसने अपने हाथ को देखा, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस हाथ में बहुत गहरा जख्म और असहनीय जलन महसूस हो रही थी, जिसकी जिम्मेदार वह खुद थी। वह टूटकर रो रही थी, पर एक भी आवाज बाहर नहीं जाने दी। इधर एकांश ने गोपाल की मदद से नमन को अस्पताल के पीछे एक गुप्त जगह में छिपा दिया। गोपाल को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया गया। फिर भी एकांश अपने काम में बिजी रहा। उसकी ड्यूटी चलती रही, पर मन में बेचैनी उठने लगी। सिया के लिए अजीब अजीब ख्याल बार बार दिमाग में आने लगे। जैसे ही केबिन से बाहर निकलने ही वाला था, एक जूनियर डॉक्टर ने उसे रोका। सर, आपको वार्ड नंबर 18 के पेशेंट को अटेंड करना है। ओके कहकर वह डॉक्टर के साथ वार्ड नंबर 18 की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो पेशेंट की हालत बहुत नाजुक थी। काम में व्यस्तता और मरीज की हालत के कारण उसे मौका ही नहीं मिला कि वह सिया को फोन करे या ड्यूटी छोड़कर जाए। नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह फ्लैट के बाहर आया। ताला खोलकर अंदर घुसते ही उसके जूतों के नीचे कांच के टुकड़े चमकने लगे। उसने बेचैनी से पूरे कमरे पर नजर डाली। कमरा अस्त व्यस्त था। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। जब उसने खिड़की की ओर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। खिड़की में जबरदस्ती घुसने के निशान थे। खिड़की में लगे रॉड को मुड़ा हुआ देख उसका गुस्सा बढ़ा, और साथ ही सिया के लिए चिंता भी। सिया, तुम कहाँ हो? उसने आवाज में घबराहट भरकर पुकारा, और पास जाकर फर्श देखा। वहां खून के कुछ दाग थे और एक कांच का टुकड़ा खून से सना हुआ मिला। उसने पूरे कमरे की फिर से तलाशी ली। सिया कहीं नहीं मिली। उसकी नजर बाथरूम की ओर गई।
उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या तुम अंदर हो सिया? मेरी आवाज़ सुन रही हो? वह बेचैनी में उसे पुकारता रहा। वो अपना चाबी का गुच्छा निकाला। उसमें से बाथरूम की दूसरी चाबी थी। उसने लॉक खोला और दोनों दरवाज़ों को ओपन किया, मगर एक दरवाज़ा नहीं खुला। दूसरा दरवाज़ा खुल गया। अंदर झाँकते ही उसने देखा, दरवाजे की दूसरी तरफ सिया फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वह बेचैनी में अंदर गया, सिया के सर को अपनी गोद में उठाया और बोला, सिया तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो। मगर सिया से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने उसके हाथ की ओर देखा, जिसको आंचल से ओढ़ा गया था, पर नीचे से खून की धार नजर आई। तुरंत उसे उठाकर बाथरूम से बाहर निकाला। बेड के ऊपर रखी बेडशीट हटा दी, क्योंकि उस पर भी कांच के टुकड़े लगे थे। उसे बिस्तर पर लिटाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा। अलमारी में रखा उसका इमरजेंसी बैग निकाला, एक इंजेक्शन तैयार किया और सिया को लगाया। फिर मल्लम पट्टी के लिए जैसे ही उसने उसके जख्मी हाथ को खोलकर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी हथेली सिर्फ कांच के टुकड़ों से जख्मी नहीं थी, वह बुरी तरह से जल चुकी थी। छाले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने गर्म तवे पर उसका हाथ रखा हो। एक आंस ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। सिया की हथेली को कसकर पकड़ा और आंसुओं के साथ कहा, सिया ये तुमने क्या किया? उसने मल्लम पट्टी करके सिया को कसकर गले लगाया। सिया की हल्की सी सांस अब उसके गले पर महसूस हुई। धड़कन धीरे धीरे लौट आई। होश में आते ही सिया डरकर एकाएक जकड़ी हुई एकांत से दूर हटकर चारों ओर देखी और फिर अड़े दड़े उसके पास आकर फपक कर रो पड़ी। उसके सीने से लिपट गई। एकांश प्लीज मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना दुनिया मुझे मार डालेगी। मेरे बहुत दुश्मन है। सिया कांपते हुए कराह उठी और उसे कसकर पकड़ लिया। सिया प्लीज शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बताओ क्या हुआ था? यहाँ कौन आया था? एकांश ने प्यार से उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामकर पूछा। वह बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। उसने भी कांपते हाथों से एकांश का चेहरा थाम लिया और रोते हुए बोली, एकांश प्लीज मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। सिर्फ नमन ही नहीं, अनिरुद्ध भी मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। वह नमन का दोस्त है और नमन की तरह मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। यह सब कहते हुए उसका गला बैठ चुका था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर भी उसने रात की सारी बातें उसे बता दी। सब कुछ जानने के बाद एकांश की आंखें एकदम लाल हो गईं। उसके गुस्से को देखकर सिया डर गई। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और दोनों हाथ जोड़ दिए। एकांश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। तुम्हें ना समझकर मैंने गलती कर दी। सिया की सांस रुकने लगी, मगर वह चुप नहीं हुई। तुम सुबह मेरे नज़दीक आए थे, लेकिन तुम्हारे एहसास की जगह उस वक्त मुझे नमन की दरिंदगी महसूस हुई। उसका वो गंदा स्पर्श याद आया, इसलिए मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया। एकांश ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। जब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो वह उसके गले से लिपट गई। कुछ पल सिर्फ उसकी तेज सांसें ही पूरे कमरे में गूंज रही थीं। फिर थोड़ी शांत होकर वह उसकी आंखों के सामने आई। उसने पट्टी बंधे हाथों से फिर से एकांश का चेहरा थाम लिया और उसकी आंखों के बेहद करीब आकर बोली, एकांश, पापा की कसम, सुबह मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरा डर था। मम्मी जी की बातें सुनकर मैं डर गई थी कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या उनकी बात सच है। और इस बात का भी डर था कि अगर मैं सच में तुम्हारे नज़दीक आई तो पापा को कुछ हो गया तो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और घबराहट में कुछ भी मेरे मुंह से निकल गया। फिर वह चुप होकर उसकी आंखों में देखने लगी। वह उसकी आंखें पढ़ रहा था। वह उसके होठों के और नज़दीक आ गई। एक सच्चाई ये भी है कि जब तुम मेरे पास आते हो तो बहुत सुकून मिलता है। मैं अपना हर दर्द, हर तकलीफ भूल जाती हूँ। तुम्हारा प्यार मेरे लिए वरदान है, एक जादू है जिसमें मैं खो जाती हूँ। यह सुन एकांश के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जिन पर सिया की नज़रें कुछ पल के लिए ठहर गईं। उसने उन होठों को अपने होठों से छूकर कहा, तुम मुझे प्यार करना चाहते हो करो, मैं कभी नहीं रोकूंगी। मेरे साथ जो करना है कर लो, बस कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। बहते हुए आंसुओं के साथ आगे बढ़ी और उसने ही आज पहली बार एकांश के होठों पर अपने होठ रख दिए। आज पूरा जोर उसका था। वह जी भरकर उसके होठों का जाम पी रही थी। उसमें ही डूबकर अपने सारे दर्द, सारे डर को मिटा लेना चाहती थी। लेकिन इन सब में उसे जरा भी एकांश का साथ महसूस नहीं हुआ।
उसका दिल और टूटकर बिखर गया। वो सिर्फ उसे महसूस कर रहा था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके आंसू का नमक एकांश को अपने होठों पर महसूस हुआ, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद सिया की सांस रुकने लगी और वह ढीली पड़ गई। मेडिसिन के असर से वह बेहोश हो गई। एकांश ने आहिस्ते से उसे बेड पर लिटा दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे, उन्हें देखकर बताना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ना तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था, ना नाराजगी। बस तूफान के पहले की शांति नजर आ रही थी। एक खूबसूरत कमरे की खिड़की से हवा अंदर आ रही थी। खिड़की लोहे की बनी थी, स्टाइलिश डिजाइन के साथ। बाहर खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। कमरे में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक अटैच बाथरूम और एक छोटा सा किचन भी। कमरे के बीचों बीच किंग साइज बेड था, जिस पर सिया अकेले सो रही थी। उसकी दाएं तरफ पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के उस पार ड्रेसिंग टेबल थी और उसके आगे एक छोटा सा चेंजिंग रूम। यह फ्लैट पहले वाले फ्लैट से भी 10 गुना ज्यादा यूनिक था। कुछ देर बाद सिया की आंखें खुली। उसने कमरे को बेड से देखा। खुद को अनजान जगह में पाकर वह थोड़ी बेचैन हुई और उठकर बैठ गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर से पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती दिखीं। उसने खुद को देखा। उसके कपड़े बदले हुए थे। वह इस वक्त बाथरूम में थी। वह बेड से उतरी। फर्श पर मखमली कारपेट था। हैरान नजरों से पूरे कमरे को देखते हुए वह खिड़की के पास गई। उसके खुले लंबे बाल खिड़की से आती हुई ठंडी हवा के झोंकों से लहराने लगे। बाहर की हवा में बहुत सुकून था, ठंडक थी। पानी की कुछ हल्की बूंदें भी उसे अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुईं। देखते ही देखते बाहर की हल्की बूंदाबांदी बौछारों में बदल गई, जैसे उसके दिल का हाल दिखा रही हो। बेचैनी के कारण उसके मन का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं मुड़ी नहीं। दिल ने कहा, एकांश आ गया। धीरे धीरे उसे हल्के कदमों की आहट अपने पीछे महसूस हुई। उसके अंदर तूफान सा उठने लगा। दिल डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही उसे लगा कि वह उसके कंधे पर हाथ रखने वाला है, वह एकदम से उसकी ओर मुड़ी और उसके सीने से चिपक गई। उसके ऐसा करने पर वह चौंक गया। सिया ने डरी हुई पलकों को ऊपर उठाकर देखा। एकांश की आंखों में बेहद शांति थी, न नाराजगी न गुस्सा, कुछ तो बहुत गहरा था। सिया की पलकों के कोने भीग गए। उसने होठों को दांतों तले दबा लिया और आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी एकांश की सर्द आवाज उसके कानों के पास गूंजी। किसने हक दिया तुम्हें इन नरम होठों को यूं सजा देने का? इन पर हक सिर्फ मेरा है। उसके होंठ दांतों से आजाद हो गए। वह बड़ी आंखें कर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने महसूस किया कि एकांश के दोनों हाथ उसकी कमर पर कस रहे हैं। वह आगे बढ़ा और उसके होठों की निचली पंखुड़ी को अपने होठों के बीच दबा लिया। उसकी आंखें सुकून से बंद हो गईं। उसने खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया, जैसे खुद को उसके आगे समर्पित कर चुकी हो। उसके समर्पण से एकांश के होंठ खिल गए। उसके होठों को चूमते हुए बिना उसे आजाद किए एकांश ने खिड़की बंद किया और पर्दे लगाकर उसे खिड़की से ही सटा दिया। सिया उसके दोनों बेचैन हाथों को अपने पीठ पर महसूस करने लगी। उसकी उखड़ती सांसों को महसूस करके उसने उसके अधरों को तो आजाद कर दिया, मगर अब एकांश के प्यासे होंठ उसके गले से नीचे फिसलने लगे। वह उसकी हल्की मगर मदोस बाइट महसूस करने लगी। उसके जुनून को महसूस कर सिया की सांस बहुत तेज हो चुकी थी। दिल बेतहासा धड़क रहा था। वह पहली बार अपने ऊपर एक तूफान सा महसूस कर रही थी, लेकिन यह तूफान उसे दर्द नहीं, सुकून दे रहा था। उसके कानों में एकांश की मधुर आवाज गूंजी। सिया, आज तुम महसूस करो किसका एहसास तुम्हारे लिए ज्यादा कीमती है। फील करो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना प्योर है, जिसमें ताकत है तुम्हारी हर पुराने जख्म को मिटा देने की। आज मुझे महसूस करने के बाद तुम कभी अपने पुराने जख्मों को याद नहीं कर पाओगी। इसके बाद कमरे में सिर्फ सिया की बढ़ती हुई सांसें गूंजने लगीं। सिया को उसके नरम होंठ अपने तन पर फिसलते हुए महसूस हुए। उसको वहां कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। वह उसे बाहों में उठाकर बेड पर आ गया। उसने फिर कमरे की रोशनी धीमी कर दी। सिया बस अपलक उसे ही देख रही थी। आज वह बदला हुआ सा था, शांत और गंभीर नजर आने वाला। आज बेचैन और प्यासा था, थोड़ा सा क्रेजी भी। उसने हर एक पल के साथ एकांश के ऊपर से हर एक परत को उतरते देखा। उसकी आंखें शर्म से भारी हो गईं। वह मुस्कुराते उसके चेहरे पर झुका और उसके अधरों ने फिर से उसके लबों को अपने गिरफ्त में ले लिया।
वह उसके पूरे बदन का दबाव खुद पर महसूस करने लगी। वह एकांश को एक तूफान की तरह महसूस कर रही थी। उसके होंठों के बाद वह फिर नीचे उतरा। वह उसके प्यार की बारिश में भीगने लगी। एकांश के नरम होंठों को अपने पर महसूस करके सिया सिकुड़ रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ रही थीं, कभी सांस ठंडी हो रही थी। ये पल एक एहसास उसके लिए बेहद कीमती थे। आज से पहले उसने इतने खूबसूरत एहसास को कभी महसूस ही नहीं किया था। सचमुच आज एकांश के प्यार को महसूस करके वह अपने पिछले दर्द भूलने लगी। वह हर सेकंड को जी रही थी। उसकी सांसें बढ़ रही थीं, मगर हर सांसों में एकांश की सांसों की खुशबू को महसूस करके उसका रोम रोम पिघल रहा था। ऐसा नहीं था कि अब उसे कंचन जी की सौगंध याद नहीं आ रही थी, मगर उसे रोकने के लिए दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक बार एकांश को नाराज कर चुकी थी, दोबारा उसमें हिम्मत नहीं बाकी थी कि वह कुछ कहे। उसने एकांश को वह सब कुछ करने दिया जो वह चाहता था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सुकून उसे ही तो मिल रहा था। वह अपना आपा खो चुका था। उसे पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा है और उसके हाथ कितने सख्त हैं उस पर। वह उसकी सिसकियां बेचैन धड़कनें साफ सुन पा रहा था। उसकी सिसकियों को सुनकर उसकी पलकें बार बार सिया की आंखों पर जा रही थी, जहाँ उसे दर्द नहीं सिर्फ मीठा सा एहसास दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराकर अपनी हदें और पार करने लगा। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ भी नहीं था, बस उसकी रूह में उतर जाने की प्यास थी। उसने पहली कोशिश की, मगर अगले ही पल वह घबरा गया। जब सिया दर्द से करा उठी। क्या हुआ? दर्द हुआ? उसने उसके चेहरे पर झुककर पूछा। सिया की आंखें कसकर भींची हुई थीं। प्लीज सिया, आंखें खोलो, क्या हुआ? वह व्याकुल हो उठा। सिया की आंखें खुली। उसने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जहां दर्द की लाली साफ नजर आई। उसे सिया के चेहरे पर अफसोस भी नजर आया, एक दर्द भी। उसने ठंडी सांस ली और उससे दूर होने लगा, लेकिन झट से सिया ने उसके चेहरे को पकड़ लिया। प्लीज एकांश, आज मुझे अधूरा मत छोड़ो। जो मोहब्बत तुमने लिखनी शुरू की है, उसे पूरा करो। अपने प्यार से मिटा दो मेरे सारे दर्द को। मत सुनो मेरी आह को, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए बस। दर्द बहुत मिला, यह भी बर्दाश्त कर लूंगी, मगर तुम्हारा एहसास चाहिए बस। एकांश की नजर उसकी प्यासी आंखों पर टिकी थी। वहां अपने लिए तलब और चाहत वह साफ देख पा रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया। उसने प्यार से उसका माथा चूम लिया और कहा, सिया, मेरा प्यार तुम्हें सिर्फ सुकून देने के लिए है, दर्द देने के लिए नहीं। कुछ पल के लिए मैं भूल गया था कि तुम्हारे अंदर की दरारें अभी मिटी नहीं है। तुम्हारी बहुत सी अंदरूनी जख्म अभी पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं। फिर उसने एक नज़र नीचे देखा। उसकी आंखें कस गईं। बेडशीट लाल होने लगा था। उसने फिर से उसकी आंखों में देखा। बस थोड़ा और इंतजार कर लो, मेरे प्यार पर हक सिर्फ तुम्हारा है। अगर हमने अपने दायरे अभी ही मिटा लिए तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम अपने प्यार को गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे महसूस करेंगे। फिर वह उससे दूर हुआ और अपने कपड़े पहन लिए। वह अभी उसे बहती हुई आंसुओं के साथ देख रही थी। सिया की आंखों में बेशुमार घुटन थी, जैसे वह मनी मन खुद को कोस रही हो। एकांश फर्स्ट एड बॉक्स और कपड़े लेकर आया। उसने पहले उसके कपड़े चेंज कर दिए और उसके कुछ जख्मों पर दवाई लगाने लगा, लेकिन वह मल्लम सिया को नमक की तरह महसूस हुई। जो प्यार अधूरा रह गया, उसकी खटक उसके कलेजे को छलनी करने लगी। उसे एक मेडिसिन देकर वह किचन में चला गया। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और तकिए में मुंह दबाकर रोने लगी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन में घुटन हो रही थी कि कैसी पत्नी है वह, न अपने पति की सेवा कर पाती है, ना ही उसे संतुष्ट करने की ताकत उसमें है। वह उसके नजदीक आया, मगर प्यासा रह गया। कुछ देर बाद वह दोनों के लिए वेजिटेबल सूप लेकर आया। उसने अपने हाथों से उसे पिलाया, मगर वह उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखों की खामोशी देखकर एकांश ने भी कुछ नहीं कहा। सूप के बाद उसे मेडिसिन दिया और लेट गया। वह भी काफी थका हुआ था। दिन भर उसने सिया को दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करने में बहुत भाग दौड़ की थी। थकावट के कारण कुछ ही देर में उसे नींद आ गई, मगर सिया की आंखों से नींद मीलों दूर थी। वह करवटें बदलती रही। उसकी नजरें बार बार एकांश के चेहरे पर टिकी रही थीं। वह उस पर प्यार लुटाते हुए कितना संतुष्ट नजर आ रहा था। उसके होठों की मुस्कान कितनी गहरी थी। वह लम्हा कितना खूबसूरत था, जिसे वह पूरा जी नहीं पाई। वह अधूरी मोहब्बत तेजाब की तरह धीरे धीरे उसका कलेजा जलाने लगी। बेड से उठी और इधर उधर टहलने लगी। उसका मन बहुत बेचैन था
खिड़की खोलकर वह बाहर से ठंडी हवा भी लेने लगी। वहां भी उसका मन शांत नहीं हुआ। हार कर बेड पर आई और एकांश के सीने से लिपट गई। वह अपने अंदर के दर्द को रोक नहीं पाई। उसे रोना आ गया। उसकी सिसकियों और आंखों से बहते आंसुओं ने एकांश को जगा दिया। सिया ने उसे बहुत कसकर गले लगा रखा था। वह घुट घुट कर रो रही थी। एकांश को मालूम था कि क्यों। उसने बस प्यार से उसे अपने प्यार की चादर में समेटा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसने उसके पूरे दिमाग को अपने बस में कर लिया। उसके आगोश में आकर सिया को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।